नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस सेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को, जो कि नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं 2012 से लेकर के 2015 तक। यानी कि 2012 से 2015 तक काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन जो नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं इस सेशन। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ये है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल along a straight line is described by a equation x is equal to 8 plus 12t minus t क्यूब। x आपका मीटर में है, t आपका सेकंड है। आपसे पूछा है कि रिटार्डेशन जो है क्या होगा जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हमें पोजीशन दिया है तो हम ऐसा करते हैं, वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। तो जब वेलोसिटी को हम फाइंड करेंगे तो इसके लिए क्या लिखना होगा, dx अपॉन dt। यानी कि पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो लिखेंगे 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब अपॉन डी टी। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो 8 कांस्टेंट है तो ये तो जीरो हो जाएगा, यानी कि 12 माइनस 3t²। वेलोसिटी हमारा कितना आ गया, 12 माइनस 3t²। अब देखिए, जब वेलोसिटी जीरो होगा तब हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन। तो जब वेलोसिटी जीरो होगा तो इसके लिए जो है हम लोग पहले निकाल लेते हैं समय को। तो व्हेन v इज इक्वल टू जीरो, तो टाइम क्या होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 माइनस 3t² इज इक्वल टू जीरो। तो 3t² इक्वल हो जाएगा कितने के, 12 के। तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स में। तो यहाँ से हमारा टाइम कितना आ जाएगा, तो टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड। यानी कि 2 सेकेंड के बाद जो है पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। आइए निकालना क्या है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में होता है। तो अगर रिटार्डेशन आप निकालेंगे तो इसके लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, डी, वेलोसिटी कितना आया था, 12 माइनस 3t² अपॉन डी टी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ 60। ये हो गया एक्सेलरेशन। लेकिन वेलोसिटी जीरो कब हुई है, 2 सेकेंड पर। तो एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड हमारा रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 6 इंटू 2, यानी कि माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। यानी कि मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज ये दोनों क्या है, इक्वल। यानी कि यहाँ पर हाइट और रेंज ये दोनों इक्वल बोला जा रहा है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमसे पूछा जा रहा है। तो हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2c। रेंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर इसी को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2c इज इक्वल टू u² साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब यहां से जो टर्म कैंसिल होता है इसको कैंसिल कर लेंगे। ये u² और u² कैंसिल हो जाएगा, ये जी एंड जी कैंसिल हो जाएगा। एक साइन थीटा से आपका एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो जब यहाँ से ये साइन और इधर से ये कॉस जब नीचे लाएंगे तो ये साइन बाई कॉस को हम कितना लिख सकते हैं, ये 2 है और इधर से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, tan थीटा इजक्वल टू 4। तो हम बोल सकते हैं थीटा कितने के बराबर, तो थीटा जो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 4। यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि आपको u दे रखा है, एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी दे दिया है,
पूछ रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, हमसे पूछा क्या गया है, वेलोसिटी पूछा गया है और कब, तो आफ्टर 10 सेकेंड। तो सिंपल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इनिशियल वेलोसिटी 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस एक्सेलरेशन कितना है, तो 0.3 i कैप प्लस 0.2 j कैप, और टाइम कितना लेना है, 10 सेकेंड। तो ये तो 10 से जो है ये डेसिमल आपका ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 3 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 i कैप, और 3 और 2 3 जे कैप और 2 जे कैप को ऐड करेंगे तो ये 5 जे कैप हो जाएगा। तो ये हो गया वेलोसिटी। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये 25 25 50 हो जाएगा। तो आप इसको 5√2 बोल सकते हैं। तो 5√2 यूनिट जो है ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, एक पत्थर को h हाइट से गिराया गया। तो ये क्या करता है, इट हिट्स द ग्राउंड विथ अ सर्टेन मोमेंटम p। तो ये ग्राउंड को जो है मोमेंटम p के साथ हिट करती है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट। देखिए कह रहा है कि पहले एक पत्थर को h हाइट से गिराया गया, अब 100% अधिक हाइट से गिराइए, मतलब कि डबल हाइट से, पहले h हाइट से गिरा रहे थे अब 2h हाइट से गिराएंगे। तब कह रहा है कि द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल चेंज बाई, तब जब ये स्टोन हिट करेगी ग्राउंड को तब मोमेंटम में कितना चेंज होगा ये हमें बतलाना है। देखिए इसके लिए एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात कि मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास और वेलोसिटी के, और पार्टिकल का मास जो है यहाँ पर बदल नहीं रहा है, मास क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, वेलोसिटी के। और हम जानते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप किया जाता है, जैसे मान करके चलिए कि ये जो है h हाइट है, एक बिल्डिंग है मान लीजिए जिसका हाइट h है, और यहां से अगर किसी स्टोन को हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो जब भी ये वर्ड आता है ड्रॉप, तो ड्रॉप्ड का मतलब ही होता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि इसको छोड़ा गया है, हमने किसी वेलोसिटी से फेंका नहीं है। तो जब ये गेंद यहाँ पर आकर के गिरेगी तब यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी होता है अंडर रूट ऑफ 2gh। ये बात आपको मालूम होगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि मोमेंटम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो अंडर रूट ऑफ 2gh के। अब फिर से वही बात, ये ग्रेविटी और ये टू कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हाइट के। इतना बात पहले आपको समझ लेना होगा, और इतना बात अगर आप जानते हैं तो ये क्वेश्चन अब चुटकी में बना सकते हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे, मोमेंटम 2 अपॉन मोमेंटम 1 जो होगा ये क्या होगा, तो अंडर रूट ऑफ हाइट 2 अपॉन हाइट 1। अब देखिए हाइट 1 हमारा कितना है, तो h, लेकिन बाद में इसको 100% अधिक हाइट से गिराया गया है, यानी कि इसको 2h हाइट से समथिंग गिराया गया होगा, तो ये h से h कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से P2 अपॉन P1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 2। इसके नीचे आप चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर P1 1 है तो P2 कितना हो जाएगा, √2। P1 1 है, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर P1 1 है तो P2 कितना हो जाएगा, तो P2 हो जाएगा √2। √2 का मतलब 1.41। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को परसेंटेज निकालना है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, पहले मोमेंटम का चेंज, तो मोमेंटम का चेंज कितना है, तो इसके लिए आप चेंज इन मोमेंटम लिखिए। और किस में चेंज हो रहा है, तो पहले इनिशियल मोमेंटम इनटू परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मोमेंटम का चेंज 0.41, इनिशियल मोमेंटम 1 था, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डेसिमल से 100 कैंसिल हो जाएगा,
तो जो मोमेंटम में चेंज आएगा ये कितना आ जाएगा 41%। और यही जो है हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ये सब इतना बात आपको हम समझने के लिए बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। एक स्टोन जो है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रही है। अब बोला जा रहा है कि इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 एंड h3 इन फर्स्ट 5 सेकेंड। मतलब पहले 5 सेकंड में h1 हाइट को आ रही है, अगले 5 सेकंड में ये h2 हाइट को फॉल कर रही है, और अगले 5 सेकंड में ये h3 हाइट को फॉल कर रही है। मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे मान करके चलिए कि चलिए ग्राउंड लेवल मान लीजिए, कोई स्टोन जो है पहले यहां पर थी, फिर ये स्टोन यहां पर आ गई, तो यहां से यहां तक का जो हाइट है ये कितना है, तो ये h1 है। फिर ये स्टोन यहां पर आई, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ये कितना है, तो h2 मान लीजिए। और फाइनली स्टोन सपोज कीजिए यहाँ पर आई, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हाइट है ये h3 मान लेते हैं। यहाँ तक गिरने में समय कितना लगा है, तो 5 सेकंड का। यहाँ पर भी टाइम 5 सेकंड का ही लग रहा है, और यहाँ पर भी टाइम 5 सेकंड का ही लग रहा है। तो हाइट 1, हाइट 2 और हाइट 3 में रिलेशन पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड। पहले 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड हो। तो इसके लिए हम लोग एक इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर ये फॉल्स फ्रीली की बात करी गई है, स्टोन जो है फ्रीली फॉल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो डिस्प्लेसमेंट हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से जो है हम बोल सकते हैं कि h1 जो है ये कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन ले लीजिए 10, और टाइम 5 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 25। तो ये काटिएगा तो ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 25 पचे कितना हो जाएगा, 125 मीटर। अब देखिए डिस्टेंस कवर्ड इन कवर्ड इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो 10 सेकेंड का मतलब ये हाइट 1 और हाइट 2 दोनों कवर होगा। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, h1 प्लस h2 जो है ये इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू, और टाइम इस बार 10 का स्क्वायर लेना है। तो हाइट 1 हमारा कितना था, 125। तो 125 प्लस हाइट 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तो 5 बार में कट जाएगा, तो 100 पचे 500 और 125 घटेगा। तो चलिए सबसे पहले तो लिखते हैं 100, 5 जाओ 500। तो यहाँ से h2 कितना आ गया हमारा, तो h2 आ गया 375 मीटर। हाइट टू 375 मीटर। अब निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 15 सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड इन 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर, तो 15 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होगा इसमें हाइट 1 प्लस हाइट 2 प्लस हाइट 3 तीनों आ जाएगा। इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ इंटू एक्सेलरेशन 10, और टाइम कितना लेना है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार में। अब देखिए हाइट 1 प्लस हाइट 2 कितना है, तो हाइट 1 प्लस हाइट 2 हमारा आया था 500, तो ये हो गया 500 प्लस हाइट 3 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कीजिएगा 225, और इसको 5 से आप गुणा करेंगे तो ये 25 2 10 तो 12 कैरी बन गए, 5 में 10 और 1 11, 1125 मीटर। तो यहाँ से हाइट 3 कितना आ जाएगा, तो हाइट 3 आ जाएगा, हाइट 3 आ जाएगा 625 मीटर। अब देखिए हाइट 3 आ गया 625 मीटर, हाइट 2 है
हमारा हाइट 2 है हमारा 375 मीटर, हाइट 2 कितना आया 375 मीटर, और हाइट 1 कितना आया था 125 मीटर। तो यहां से आप देखिएगा कि ये हाइट अगर हम रिलेशन के टर्म में लिखना चाहें तो हमारा हाइट 1 को अगर हम h1 ले रहे हैं तो ये जो 375 है, जब इसको हम 3 से भाग लगा देंगे तो ये भी 125 बन जाएगा, यानी कि हाइट 2 को जब हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हाइट 1 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से जब इसको 5 से भाग लगाइएगा तो ये हाइट 3 के बराबर, सॉरी हाइट 1 के बराबर हो जाएगा। तो हाइट 3 को क्या लिखेंगे, तो हाइट 3 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हाइट 1 इज इक्वल टू हाइट 2/3 इज इक्वल टू हाइट 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट बी विल बी। देखिए यहाँ पर पॉइंट ए पर जो है वेलोसिटी यहाँ पर ये दिया हुआ है 2i कैप, कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक। तो कह रहा है कि जब ये बी पर आएगा तब क्या होगा, तो याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल में जो एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन होती है ये चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी अगर देखिएगा तो एक्स कंपोनेंट 2i ही होगा, लेकिन यहाँ पर बॉल नीचे आ रही है, कहाँ पर आ रही है, नीचे आ रही है, या फिर जो भी पार्टिकल या नीचे आ रही है तो डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए क्या लिखेंगे -3j कैप। डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए -3j कैप। तो बी पर पूछा था तो 2i कैप -3j कैप, 2i कैप -3j कैप। देखिए लिख देते हैं क्या हुआ, इन प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट remains unchanged but या फिर हेयर लगा लीजिए, इस केस के लिए हम लोग बात करें तो हेयर इन प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज बट वेलोसिटी ऑफ बाई कंपोनेंट changes ड्यू टू रिवर्स डायरेक्शन। ये बात था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कहा जा रहा है कि अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल थीटा। देखिए पृथ्वी के सतह से किसी ऑब्जेक्ट को जो है छोड़ा जाता है, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन का कैसे पैराबोलिक पाथ होगा यहाँ पर यानी कि थीटा डिग्री के एंगल पर 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से किसी वस्तु को जो है पृथ्वी की सतह से फेंक दी जाती है, ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ। अब कह रहा है कि अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लैनेट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एट द सेम एंगल। देखिए सेम एंगल का बात किया, मतलब यहाँ पर भी एंगल क्या है, थीटा है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी अलग है। फॉलोस अ ट्रेजेक्ट्री विथ इज विच इज आइडेंटिकल विथ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम द अर्थ। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर इस पर आप ध्यान देते हैं, ट्रेजेक्ट्री इज आइडेंटिकल विद द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम द अर्थ, मतलब कि जो पैराबोलिक पाथ अर्थ के रेस्पेक्ट में बना है वही पैराबोलिक पाथ दूसरे प्लैनेट के रेस्पेक्ट में बन रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जितना हाइट अर्थ के लिए रिस्पेक्ट में अचीव किया गया होगा उतना ही हाइट दूसरे प्लैनेट के लिए अचीव किया गया होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अदर प्लैनेट इज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे ये बात बोला कि आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री है, क्या बोला है, ट्रेजेक्ट्री आइडेंटिकल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अर्थ के रिस्पेक्ट में जो हाइट होगा ये इक्वल किसके होगा, प्लैनेट के रिस्पेक्ट में। तो हाइट का फॉर्मूला u²
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ग्रेविटी ऑन अर्थ, इसको u1 ले लेते हैं, इसकल टू इसके वेलोसिटी को u2 ले लेते हैं, तो u2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑन प्लैनेट। तो देखिए चूंकि दोनों के लिए एंगल सेम है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा वाला टर्म दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर u1 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर अपॉन जीई इज इक्वल टू, यहाँ पर u2 कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 का स्क्वायर अपॉन जीपी। तो यहां से आप देख सकते हैं तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, यानी कि अगर हम जीपी निकालना चाहें, जीपी क्या हो जाएगा, तो 9/25 इंटू जीई, और जीई कितना होता है ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 9 है। तो यहां से ग्रेविटी जो होगा दूसरे प्लैनेट के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 9 8 जा 72 कैरी बन गया 7, 9 9 जा 81 और 7 88 अपॉन 25 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये 3.52 के अप्रोक्स में आएगा। तो इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ग्रेविटी होगा, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर पकड़ना था। आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री की बात की है, इसलिए दोनों के लिए हाइट सेम होगा और एंगल सेम है, इसलिए ये साइन स्क्वायर थीटा वाला जो टर्म है ये क्या हो गया हमारा, कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle is moving such that its position coordinate x y r। एक पार्टिकल मूव कर रहा है, जब 0 सेकंड है तब इसका पोजीशन ये है, यानी कि इसका जो है डिस्प्लेसमेंट 1 मान लीजिए, इसको 0 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट 1 मान लीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट 1 क्या लिख सकते हैं, तो 2i कैप प्लस 3j कैप। 2 सेकंड पर पोजीशन ये है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 2 आप ये मान लीजिए, 6i कैप प्लस 7j कैप। 5 सेकंड पर जो है पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट 3 आप ये मान लीजिए, 13i कैप प्लस 14j कैप। हमसे क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5। देखिए एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, तो सिंपल एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या करेंगे, चेंज इन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज कितना हो जाएगा, तो 13i कैप प्लस 14j कैप माइनस ऑफ 2i कैप माइनस 3j कैप अपॉन टाइम कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से घटाएंगे तो 13 में से 2 जाएगा 11 और 14 में से 3 जाएगा तो 11। तो 11 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो 11 को अगर आप कॉमन लीजिएगा तो 11/5 और अंदर में क्या बच जाएगा, i कैप प्लस j कैप। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन such that its velocity varies according to इक्वेशन दे रखा है, वेलोसिटी इन x इज इक्वल टू बीटा x टू द पावर -2n। यहाँ पर बीटा और n आपका कांस्टेंट है, x आपका पोजीशन है, तो आपसे पूछा है एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, देखिए आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले क्वेश्चन को तो आसान यहीं पर कर दिया, वन डायमेंशन मोशन, यहाँ पर मोशन जो है 1 डायमेंशन का, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आसान हो गया। यानी कि सिंपल सा बात है कि वेलोसिटी आपको दिया है, एक्सेलरेशन आपसे पूछा है, तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला होता है। एक तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt, और दूसरा फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का v dv अपॉन dx। ये 2 फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का हम यूज कब करेंगे, जब टाइम मालूम होगा, लेकिन यहाँ तो जो है टाइम का चर्चा किया ही नहीं है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हमें इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। तो आइए एक्सेलरेशन को फाइंड कीजिए। एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन के लिए लिखेंगे v dv अपॉन dx।
तो यहां से जो है भी हमारा क्या है, तो बीटा एक्स टू द पावर माइनस 2n। अब डिफरेंशिएट कीजिए, तो बीटा एक्स टू द पावर माइनस 2n को डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये बीटा एक्स टू द पावर माइनस 2n और मल्टीप्लाइड बाई, ये देखिए बीटा पहले से कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ बीटा इंटू एन, और एक्स का जो पावर यहां पर बचेगा, एक्स का जो पावर होगा ये कितना हो जाएगा, एक्स का पावर हो जाएगा माइनस ऑफ 2n माइनस 1। बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ से ये -2 आपका आ जाएगा आगे, -2 बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो बीटा का स्क्वायर और इंटू में n है, बेस सेम है x, तो पावर को ऐड कीजिए, तो x और x बेस हो गया आपका, तो -2n क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 4n माइनस 1। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। सिंपल सा क्या करना था, डिफरेंशिएट करना था इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो -2 टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर इंटू एन, एक्स का पावर -4 -2n, ठीक है, बीटा स्क्वायर -4n माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शिप इज मूविंग वेस्टवर्ड with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर and a ship B 100 किलोमीटर साउथ ऑफ A is moving northward with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर, the time after which the distance between them becomes the shortest is। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं। तो ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है साउथ, इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं ईस्ट, और इस डायरेक्शन को बोलते हैं वेस्ट। चलिए है मान लीजिए हमारा ओरिजिन। तो सबसे पहले एक शिप जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक शिप किधर मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में, वेस्ट, वेस्ट की ओर मूव कर रही है। एक शिप इधर मूव कर रही है वेस्ट में, एक शिप जा रही है किधर, वेस्ट में। देखिए वेस्टवर्ड डायरेक्शन है, वेलोसिटी क्या है 10, तो वेलोसिटी ऑफ शिप ए कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि दूसरा शिप यहां पर है, मान लीजिए दूसरा शिप जो है यहां पर है, और डिस्टेंस कितना है शिप का, तो 100 किलोमीटर, यानी कि शिप ए जहां पर था उससे 100 किलोमीटर दूर साउथ डायरेक्शन में, ए से साउथ में, तो यहां पर रहा होगा शिप, ये 100 किलोमीटर हो गया आपका। ये कितना किलोमीटर है, तो ये मान लीजिए कि 100 किलोमीटर की दूरी पर शिप आपका बी है, यहां पर ये शिप बी है। अब आगे कहता है कि शिप बी भी जो है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन किधर, तो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में। तो सोचिए नॉर्थ ऊपर है, तो ये शिप किधर बढ़ेगी, तो ये शिप कहीं ना कहीं, ये शिप जो है आगे की दिशा में बढ़ रही होगी। ये शिप किधर बढ़ रही है, तो ये शिप भी आगे बढ़ रही है। और अगर शिप बी के वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ये भी कितना है, तो 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा ये है कि जब इनके बीच का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा तो वो समय क्या है। तो सबसे पहले सोचिए कि अगर ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी कुछ इधर होगा, ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी। और रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो वी ए माइनस वी बी, यानी कि 10, देखिए ये इधर जा रहा है तो 10 आई कैप आप ले सकते हैं, ये कितना लेंगे, सॉरी इधर माइनस आई कैप, तो इसको आप क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 10 आई कैप, माइनस ऑफ 10 आई कैप माइनस, ये ऊपर जा रहा है यानी कि इधर जो है जे कैप हो जाएगा प्लस में, तो इसको आप सिंपल क्या लिख सकते हैं 10 जे कैप। तो यहां से अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें कि इनका जो है मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 10√2, जो भी है किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर में आएगा। ये रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग निकाल लिए। अब ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, मान लेते हैं कि अगर ये एंगल बना रहा है थीटा, ये एंगल बना रहा है कितना, थीटा,
तो ये थीटा कितना हो जाएगा? तो सिंपल सी बात, अगर आप थीटा निकालना चाहते हैं तो टेन थीटा को आप के लिए क्या लिखेंगे, वी ए अपॉन वी बी, और ये भी 10 ये भी 10, तो टेन थीटा हो जाएगा 1, तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि ये 45 डिग्री का एंगल है। अब जो है शॉर्टेस्ट पाथ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहां से ऐसा करते हैं कि एक परपेंडिकुलर लाइन को डालिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी पॉइंट से जब परपेंडिकुलर लाइन को डालेंगे तो वही शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर लाइन डाले तो ये हमारा क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ। चलिए शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, तो चलिए इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये डी जो है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है, तो इसी को हमें निकालना है। तो अब जरा सोचिए कि आपको एक ट्रायंगल अब ऐसा दिख रहा होगा, इस टाइप का ट्रायंगल। ये जो है आपका 90 डिग्री है, इसको आप डी बोल रहे हैं। ये आपका एंगल है 45 डिग्री, और ये आपका 100 है। तो अगर साइन थीटा लिखना चाहेंगे, साइन 45 अगर आप लिखना चाहिएगा, यहां से इस ट्रायंगल में अगर आप साइन 45 लिखना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि डी अपॉन 100। देखिए इस ट्रायंगल को पकड़िए, इस ट्रायंगल को अगर इसमें हम लोग ये लिखना चाहें कि साइन 45 डिग्री क्या होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डी है और हाइपोटेनस 100, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो डी अपॉन क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 100/√2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 50√2 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस है और ये रिलेटिव वेलोसिटी है, तो टाइम नहीं निकल जाएगा। तो अब क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम के लिए जो आपका डिस्टेंस आया है 50√2 किलोमीटर, और जो रिलेटिव वेलोसिटी है 10√2 किलोमीटर, इससे डिवाइड कीजिए तो ये कितना आ जाएगा 5 आवर, यानी कि 5 घंटे में, 5 घंटे बाद जो है ये दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। कब, 5 घंटे के बाद। चलिए तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, रिलेटिव वेलोसिटी की सवाल थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, और ये क्वेश्चन क्या है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड v2। देखिए दो पार्टिकल है ए और बी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी v1 और v2 से चल रहे हैं। कहता है कि एट द इनिशियल मोमेंट ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर आर r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली। शुरुआती में इनका जो पोजीशन वेक्टर है ये r1 एंड r2 है। द कंडीशन फॉर द पार्टिकल्स ए एंड बी फॉर देयर कॉलिजन इज। देखिए दोनों पार्टिकल्स टकरा जाएं इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो सबसे पहले एक हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो ये ओरिजिन, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। सपोज करें कि ये है हमारा पार्टिकल ए और यहां पर है पार्टिकल बी, ठीक। इनका पोजीशन वेक्टर क्या है, तो पार्टिकल ए का पोजीशन वेक्टर r1 और पार्टिकल बी का शुरुआत में पोजीशन वेक्टर क्या है r2। अब समझिए कि दोनों को टकराना है, दोनों को क्या करना है, कोलाइड करना है, टकराना है। तो टकराने के लिए इसको कहीं ना कहीं इधर चलना होगा और इसको जो है इधर बढ़ना होगा, तब नहीं ये दोनों इस पॉइंट पर आकर के टकराएंगे। जब बी हमारा इधर बढ़ेगा और ए जब इधर बढ़ेगा तब ये इस पॉइंट पर आकर के टकराएंगे। लेकिन एक जो है ये चल रहा है v1 वेलोसिटी से और बी को चलना है v2 वेलोसिटी से, तो कंडीशन क्या हो। तो एक चीज तो ये है कि जब दोनों इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो दोनों के लिए ये जो पोजीशन वेक्टर बनेगी ये दोनों के लिए क्या होगी, इक्वल। मान लेते हैं कि इनका पोजीशन वेक्टर आर है, तो ये आर दोनों के लिए क्या होगा, सेम। अब यहां से एक चीज समझेंगे, यहां पर हम लोग वेक्टर्स ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगे। ये तो हमारा पोजीशन है लेकिन ये वेलोसिटी है। तो सबसे पहले तो आप ये मानिए कि दोनों टकराएंगे कब, तो ये दोनों टी टाइम के बाद टकराएंगे, आफ्टर टी टाइम। तो टी टाइम के बाद अगर ये टकराएंगे दोनों, हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट ए एंड बी कोलाइड्स आफ्टर टाइम टी। ए और बी जो है ये कब कोलाइड करेंगे, तो ए और बी कोलाइड करेंगे टी समय के बाद। तो टी समय तक ये कितना चल लेगा, ये चल लेगा v1 इंटू टी, और टी समय के बाद ये कितना चल लेगा, तो v2 इंटू टी।
तो यहां से ये जो पोजीशन वेक्टर है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि R1 प्लस V1T जो होगा ये R के बराबर होगा। क्या लिखेंगे, R1 प्लस V1T ये R के बराबर होगा, ये पहला इक्वेशन। यहां से जो है R2 प्लस V2T जो है ये भी R के बराबर होगा। अब ये दोनों के लिए पोजीशन वेक्टर सेम है तो इसको इक्वेट कर देंगे, तो 1 और 2 हमारा क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि R1 प्लस V1T इजकल टू, ये इक्वल होगा R2 प्लस V2T के। अब R2 को अगर इधर लेकर के आएंगे तो क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू, T को आप ले लेंगे कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा T। अब जो है ऐसा तो हमारे पास अब जो है ये हमारा जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है रिजल्ट में ये कुछ ऐसा नहीं है। तो देखिए अगर यहां से आप टाइम निकालिएगा तो टाइम के लिए क्या करें, तो सबसे पहले इसको चलिए मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहीं से जो है टाइम के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर आपको टाइम निकालना है तो यहीं से जो है आप t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ये डिस्टेंस हो गया, और ये वेलोसिटी V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो ये हो गया टाइम। अब ये जो आया है इसके वैल्यू को बस पुट कर दीजिए इक्वेशन 3 में। तो इसको अगर आप पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2 इजकल टू V2 माइनस V1, और T के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, तो T के जगह पर लिखेंगे मॉड ऑफ R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ V2 माइनस, तो बस यहां से इसको नीचे लेकर के आ जाइए, तो R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई, इसको नीचे लेकर के आइए तो लिखेंगे मॉड ऑफ R1 माइनस R2, और इस कल टू क्या लिखेंगे, तो V2 माइनस V1 अपॉन में क्या लिखेंगे मॉड ऑफ V2 माइनस V1, और यही जो है हमारा हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। और इसी पैटर्न पर जो है हमारा ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये कंडीशन बनेगी जब दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। चलिए आखिरी प्रश्न था, इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पर होता है एंड। बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए इसके आंसर्स दिए हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आप एक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, फॉर PDF एंड मोर अपडेट्स स्कैन द QR कोड एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर एक QR कोड दिया हुआ है, इसको आप स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल में जो है ये सारा PDF या फिर और भी जो अपडेट्स वगैरह होता है आपको प्रोवाइड करी जाती है। चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।